Assalamu alaikum dear learners and a very good evening. Welcome to our Abil English Level 1. In this first lecture, we are going to discuss a lot of important, essential and crucial elements. We'll talk about how they can help us improve the communication in English. But before we do that, let's first understand and discuss why are we here. And I'm going to use the bilingual approach here as well, which means I'll be switching from Urdu to English and back to Urdu, so that just to make sure that we all are on the same page and that my message is communicated to all of you clearly. So, as a trainer, the first thing that comes to my mind is that I'm really happy to know that all of you felt and realized the need to learn and relearn and to revise the concepts that you studied maybe 10-20 years ago or 5 years ago, but just in the past, and you felt the need that they need brushing up. This is so great. And why am I saying it? Because it fills my heart with joy, because as a trainer I don't see a lot of people doing that, because this realization of learning something is really, really important. And this is a sign of an educated mind, of a growth mindset. So, first, in this course and beyond this course, after we are done with it, the very important thing that you need to maintain throughout your life, personal life, professional life, you have to maintain your growth mindset. हमेशा फिक्स माइंडसेट को ख़त्म करके ग्रोथ माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में चलेंगे तो बहुत आसानी रहेगी. और ग्रोथ माइंडसेट का क्या मतलब है कि आपको अगर बाहर अपने एनवायरनमेंट में तब्दीली चाहिए, कोई चेंज लाना चाहते हैं आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आपको बदलना है उसको, तो सबसे पहले अपने आप को बदलेंगे. जब हम अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं तो बाहर की चीज़ खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है. तो ये बात आपने जहन में रखनी है और इस कोर्स के बाद भी इस बात को आपने याद रखना है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट in your personal lives, in your jobs, career, everything. Because learning is so important, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर ये एहसास होना कि मुझे सीखने की ज़रूरत है. इससे ये साबित होता है कि हम अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझते. हम ये नहीं समझते कि हम सब कुछ जान चुके हैं. वी आर द एपिटमी ऑफ नॉलेज. We know everything. We have a lot of information. We have the smartphone. We have like 500,000 books in our hard drive. Soft copies हैं हमारे पास, जब दिल करेगा देख लेंगे. इस तरह के माइंडसेट से आपने बचना है, क्योंकि ये लर्निंग के लिए बहुत ख़तरनाक है. जब आप अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू हो जाते हैं तो आपका लर्निंग प्रोसेस रुक जाता है. और इस तरह से बहुत एक मशहूर हज़रत अली का कॉल है, जो कि इल्म का दरवाज़ा थे, उनका ये कॉल है कि अक्ले कुल अपने आप को समझना बेवकूफ़ी की पहली सीढ़ी है. तो हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है, बिकॉज़ ये दुनिया, उसके डायनामिक्स इतने बदल चुके हैं पिछले कुछ बहुत कम अरसे में कि जब तक हम अपने आप को बार बार से अपडेट नहीं करेंगे नए नॉलेज और नए डायनामिक्स के साथ चलने में, तो हम नई दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते. सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एप्टीट्यूड हो लर्न करने का, और लर्न करने में आपको शर्मिंदगी ना हो किसी भी तरह की, बिकॉज़ लर्निंग का ताल्लुक उम्र से नहीं है. जब उम्र से कैद से आज़ाद है, इसमें एज ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस एज में आके अब क्या लर्न करेंगे, या अब क्या रिवाइज़ करेंगे, या अब तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे. इस सारे माइंडसेट को आपने अपने से दूर रखना है. एज मैक्सिमम जितना दूर रख सकते हैं रखें. ऑलराइट, सो अपना पर्पस डिफाइन करने के बाद, जो कि ऑब्वियसली 99.9% ऑफ द टाइम्स यही है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें. कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं, जो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो क्लियरली दूसरों तक पहुंच जाए. उसके लिए आपको बहुत भारी भरकम अल्फाज की, फ्लावरी फ्रेजेस की ज़रूरत नहीं है जो कि किसी दूसरे को समझ ही ना आए, और आप अपने तरफ से आप बहुत लिटरेरी अंदाज में, बहुत सीजनड अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मैसेज ही किसी दूसरे तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है.
इसलिए एक बहुत मशहूर स्कॉलर का कॉल है कि थिंक लाइक अ फिलोसफर बट कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन. सो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका आना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो, कॉम्प्रहेंडेबल हो, मुश्किल ना हो. अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए हम डेली रूटीन में रोज़ सुबह से रात तक क्या कर रहे होते हैं? बात कर रहे होते हैं. बात करने में दो तरह के फैक्टर्स हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. और ये मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज़ हमने इसी बात को के ऊपर बिल्डअप करके हमने आगे इस कोर्स को लेकर चलना है. जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप दो काम कर रहे होते हैं. या तो आप किसी चीज़ के बारे में कमेंट कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को कोई बात बता रहे हैं. और अगर नहीं बता रहे तो आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं. आप किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं. तो या तो आप सवाल कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं. ये दो ही सिलसिले हो सकते हैं. अगर आप जनरल कोई कमेंट पास करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उस चीज़ की फेवर के बारे में भी हो सकता है, और नेगेटिव या उस चीज़ के अगेंस्ट भी हो सकता है. हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है. टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो टेंसेस में इस पूरी बात के अलावा कुछ भी नहीं है. इसलिए सबसे पहले अगर ये बैरियर आपके दिमाग में है कि टेंसेस बहुत मुश्किल हैं तो इसको प्लीज़ ब्रेक करें. टेंसेस मुश्किल नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंटरनेट पे बहुत मौजूद है ये सारा स्टफ़ और सब कुछ मौजूद है. इंटरनेट पर जो मौजूद नहीं है वो है किसी ट्रेनर की पर्सनलाइज्ड अटेंशन. एंड दिस इज़ वाई दिस कोर्स इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट्स प्रेजेंट ओवर द इंटरनेट. बिकॉज़ यहाँ पे ट्रेनर का फीडबैक आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी गलती कहाँ है, लूप होल कहाँ था, कौन सा ग्रे एरिया है ऐसा जिसके ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितनी फोकस्ड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ये और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें जो हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में करते रहेंगे. लेकिन अब जब हमें पता चल गया कि वाई आर वी हियर विच इज़ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन, तो we have to talk about tenses. Most of the times a lot of students do that कि जितने भी इंटरनेट पे टेंसेस के बाकायदा टेबल या चार्ट्स की शक्ल में भी उन्होंने लिखा होता है वो उसका रट्टा लगा लेते हैं. वो टेबल उनको अच्छी तरह याद होता है. और अगर आप उनसे कहें कि मैं आपका टेंसेस का टेस्ट लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ तो वो पूरा टेबल एज सच बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरह आपको ड्रॉ करके लिख के दिखा देंगे. लेकिन जब उन टेंसेस को अप्लाई करने की बात आएगी तो उसमें वो फेल हो जाएंगे. कैसे फेल हो जाएंगे? बहुत सारे लूप होल हैं जिनको हम डिस्कस साथ साथ करते रहेंगे. लेकिन एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये है कि वर्ब के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा, ही के साथ डिड नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा, डू नॉट लगेगा, प्रोनाउंस कौन से हैं, नाउन्स कैसे होते हैं, कैपिटलाइज कहाँ करना है, पंक्चुएशन कहाँ लगानी है, अपनी बात करते हुए स्ट्रेसेस एंड पॉजेज कहाँ देने हैं, रेजेस एंड लोज कहाँ पे लाने हैं, ताकि आपकी बात आपके लहजे से पता चल जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो. समटाइम्स हम एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे होते हैं जिसके आखिर में अगर आप उसे लिखें तो उसके आखिर में सवालिया निशान नहीं होता. लेकिन हम उसको अगर सिर्फ लहजा बदल के बोलें तो वो सिंपल सेंटेंस से सवालिया सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस भी करेंगे, पढ़ेंगे, उनकी मैकेनिक्स को समझेंगे, उनका मैकेनिज़्म देखेंगे कि वो कहाँ बन रहे हैं, किस तरह यूज़ हो रहे हैं, किस तरह बदले जा सकते हैं, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो लेट्स डिग इन. Oh yes, and the daily dose of motivation is dream big, start small, act now. रॉबिन शर्मा एक बहुत मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत मशहूर हैं. ये उनकी कोटेशन है. लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में समझना आप सब के लिए कि जहाँ भी आप हैं, प्लीज़ जस्ट डोंट फॉरगेट दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. You have fought your own battles, although I don't know that at the moment, but I'll try my level best to know your struggles and your strengths and how you've been coping up with lives and what are you doing. But just remember that whatever you're doing right now is great. You just have to keep on improving. You have to start dreaming big. लेकिन कोई बहुत छोटे से स्टेप से स्टार्ट करना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है कि जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे.
इसलिए ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ बिकॉज समटाइम्स लोगों को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी ज़िंदगी में किसी वक्त उनको ये लगता है कि हम तो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, या हम एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, या हमने तो अब पढ़ लिया, हम तो ग्रेजुएट कर गए यूनिवर्सिटी से, अब अगर हम इंग्लिश स्ट्रक्चरल इंग्लिश सीखने जाएंगे तो ये तो बहुत इंसल्टिंग बात है। तो मैं आपका ये बैरियर भी यहाँ पे ब्रेक करना चाहती हूँ कि ये इंसल्टिंग बात नहीं है। इंसल्टिंग बात सिर्फ उनके लिए होगी जिनको नॉलेज नहीं है। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। जाहिल का क्या मतलब है? जिसको पता ही नहीं है कि उसको क्या नहीं पता। ही डज नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट ही डजंट नो। सो उन लोगों में आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सब उन लोगों में शामिल नहीं हैं, बिकॉज आपको अपने लूप होल का पता था कि यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिस इज़ वाई यू साइंड अप फॉर द कोर्स। सो congratulations, you have started. You've started small, but this step inshallah is going to be a stepping stone in your life, and I really hope and pray and I really believe कि इंशाल्लाह ये आपको ज़िंदगी में बहुत बेहतर जगह पे लेके जाएगा, बिकॉज इट इज़ द एटीट्यूड दैट काउंट्स। शायद इस कोर्स की वजह से भी इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन इस कोर्स में हम जिन एटीट्यूड्स पे बात करेंगे उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। सो यू हैव टू बी विद मी, बी कोऑपरेटिव, बी अटेंटिव एंड बी डेडिकेटेड विद द कोर्स। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर? Agenda means the plan of action. What are we going to talk about? What are the tenses? What are their types? We'll also be discussing present simple tense and how to use it. So first off, let's define what the tenses are. I would recommend that you pause this video here for a few seconds and read out what I have written here. Alright, so English tenses are the form that the verb takes to show the time of an action. I'm sure कि आप इन सब वर्ड से familiar हैं, लेकिन हम इनकी कुछ नई dimensions आज डिस्कस करेंगे. So tenses are usually manifested by the use of specific forms of verb. अब tenses के बारे में एक detailed गुफ्तगू करने से पहले, उनका structure समझने से पहले, हम ये समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई फ़िक्रा बनाते हैं, कोई सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, उन कंपोनेंट्स की क्या कोई टाइप्स हैं, और उनको हम किस तरह से एडिट करके मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेंटेंस, इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स जिसका मतलब मुकम्मल है. अगर आप उसे बोलते हैं तो किसी दूसरे इंसान को जो सुन होगा, एक्सप्लेन करा होगा कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के ऊपर ये काम किया था, कोई कमांड होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई मेन क्लॉज होगी, और समटाइम्स कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज भी होगी. अब ये दोनों क्लॉजेस के बारे में भी हम इसी डिटेल से बात करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज में क्या फ़र्क है, और कौन किसके बगैर आ सकता है और कौन किसके बगैर मीनिंगलेस है. For example, I like bananas and I like grapes. मैंने दो डिफरेंट चीज़ें मेंशन की, दरमियान में मैंने एक छोटा सा कनेक्टिव लगाया एंड, जो कि दोनों आइडियाज़ को या दोनों कमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है. पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नो या नॉट नहीं आ रहा, तो हम उस सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे. इसके और भी कुछ नाम है जो हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में और भी पढ़ेंगे. सो आई लाइक बनानास and I like grapes. If you notice, तो इन दोनों के साथ जो एरोज हैं उन पे लिखा हुआ है कि ये दोनों मेन क्लॉजेज हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ ये कनेक्टिव बीच में से हटा दें, यानी कंजंक्शन या एंड हटा दें बीच में से, और आप कहें I like bananas, मतलब वाज़ेह बिल्कुल, जो सुन रहा है या पढ़ रहा है उस तक कंप्लीट मैसेज कन्वे हो गया कि आपको बनानास पसंद है, फाइन. और अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि आई लाइक ग्रेप्स, तो भी मतलब क्लियर है. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मेन क्लॉजेज हैं. एक अगर नहीं भी होगा हिस्सा, क्लॉज मीन्स कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा सेंटेंस का, अगर एक हिस्सा नहीं भी होगा तो भी दूसरे हिस्से का मतलब वाजे रहता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप आई लाइक ग्रेप्स को 1 मिनट के लिए सपोज कर लेंगे, यहाँ पे नहीं है,
तब भी आपको आई लाइक बनानास का मतलब समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर आई लाइक बनानास को 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ तो आई लाइक ग्रेप्स में क्लियर कम्युनिकेशन मौजूद है। तो ये दोनों मेन क्लॉजेज हुई, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही मतलब समझाने के लिए। ये बिकॉज ये इस तरह का केस नहीं है कि अगर आपने आई लाइक ग्रेप्स ना लिखा तो आई लाइक बनानास का मतलब समझ नहीं आएगा, वो तब भी समझ में आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों को मेन क्लॉज कह रहे हैं। उसके बाद लुक एट द सेकेंड वन, आफ्टर शी पिक्स मी अप मॉम इज टेकिंग मी टू बाय शूज। अब इसमें पिंक वाला पार्ट मॉम इज टेकिंग मी टू बाय शूज को उसने मेन क्लॉज के साथ एरो लगा दिया, और येलो पार्ट आफ्टर शी पिक्स मी अप इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज का मतलब है जो किसी के मातहत है, जो किसी की वजह से एग्जिस्ट कर रही है। और अगर मेन क्लॉज नहीं होगी, ये जो पिंक वाला पार्ट है इसको आप 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें, जो हमने कॉमा लगा के कनेक्ट किया हुआ है, सिर्फ कॉमा से पहले पहले वाले सेंटेंस को पढ़ें। आफ्टर शी पिक्स मी अप, नाउ इफ दिस इज the entire thing and the pink part is invisible, you cannot understand the meaning. After she picks me up, फर्ज करें कि कोई मैं ये बोल रही हूँ और इसके बाद मैं खामोश हो जाती हूँ, तो ऑब्वियसली आपका रिफ्लेक्स रिएक्शन क्या होगा? आफ्टर शी पिक्स मी अप व्हाट, उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताओ। तो पूरी बात ये है कि मम इज़ टेकिंग मी टू बाय शूज़। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज डिपेंड कर रही है मेन क्लॉज के ऊपर अपना मतलब वाज़े तौर पे समझाने के लिए, जबकि पिंक सेंटेंस या मेन क्लॉज के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं येलो पार्ट को हटा भी दूं और मैं कहूँ मॉम इज़ टेकिंग मी टू बाय शूज़, तो मतलब बिल्कुल वाज़े है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई इसमें मुबहम बात नहीं है, बिल्कुल क्लियरली मतलब समझ आ रहा है। तो ये डिफरेंस है सबॉर्डिनेट और मेन क्लॉज का। इसी तरह मैंने एक और एग्जाम्पल भी दी है नीचे, आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। अब ये जो ग्रीन पार्ट है ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या ये डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज हटा दें, आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस, मतलब बिल्कुल वाज़े है, इसमें कोई एडिशन ना भी करें तो भी बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मेन क्लॉज। ये फ़र्क है आपकी क्लॉजेस का। जब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स भी हैं और इनके कुछ पार्ट्स भी हैं। पार्ट्स या एलिमेंट्स जिनसे मिल के एक सेंटेंस बनता है वो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इन 3 चीज़ों से मिलके बनता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें आ सकती हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर थ्रू आउट हमारे पास यही रहता है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स हैं। जैसे हमने कहा कि वो वाला सेंटेंस जिसमें नो या नॉट नहीं था वो पॉजिटिव सेंटेंस था। पॉजिटिव सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कोई तबसरा कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, कोई जनरल कमेंट है, इन सब चीज़ों को आप अफर्मेटिव कहते हैं। फिर हमारे पास दूसरी टाइप है सेंटेंस की नेगेटिव, जिसमें नो या नॉट आ रहा है, वो ये नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा, वो वहाँ नहीं जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तीसरी टाइप है हमारे पास क्वेश्चंस, जिसको आप इंटरोगेटिव्स भी कहते हैं। प्लीज़ यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, इंग्लिश ग्रामर्स में जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो समटाइम्स लोग इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इंटेरोगेशन इज़ राइट, जिसका मतलब है सवाल जवाब करना, तफ्तीश करना, लेकिन यहाँ पे जब ये इंटेरोगेटिव के स्पेलिंग लिखे हुए हैं आपने इसको इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें आप कोई सवाल कर रहे हैं, यू आर सीकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटेंस एलिमेंट्स, हमें सब्जेक्ट्स का पता है, हमें ऑब्जेक्ट्स का भी पता है, वर्ब्स का भी पता है हमें कि कोई भी काम के बारे में जब बात हो रही होती है दैट इज़ वर्ब, लेकिन दैट्स नॉट द एंटायर स्टोरी। वर्ब की आगे फर्दर फॉर्म्स हैं, उसकी फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले तो हमारे सब मोस्ट फेमिलियर वर्ब्स हैं एक्शन वर्ब, जिसमें कोई काम करना बताया होता है, जिसको हम बहुत ग्रामर्स में पढ़ते रहे कि जो भी काम है, हंसना, रोना, बोलना, सोना, खाना पीना, लिखना, पढ़ना, ये सब वर्ब्स हैं।
और इनकी फिर 3 फॉर्म्स हैं जो 3 डिफरेंट टेंसेस में यूज़ होती हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है. फॉर एग्जांपल अगर हम इन सब वर्ब्स की भी बात करें तो क्योंकि ये एक्शन वर्ब हैं, कोई ना कोई एक्शन होता हुआ दिखा रहे हैं, तो इसमें हम फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको पता है कि जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लग रही होती है, पास्ट की कर रहे होते हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है. इसी तरह बहुत सारी और भी फॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. एक्शन वर्ब्स के मज़ीद 2 टाइप्स हैं आगे, जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं, डिपेंडिंग कि उनकी फॉर्म्स किस तरह की हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ पुश, PUSH, पुश, धक्का लगाना, किसी चीज़ को धकेलना आगे की तरफ, उसको अगर आप पुश करना कहते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म है. उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? जब आप पुश के साथ आगे ED लगा देंगे. मेक सेंस? इसी तरह बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं एंड आई एम श्योर आप उन सब के साथ फेमिलियर हैं भी, कि जब उसके साथ हम ED लगा देते हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैच, पकड़ना, CATCH, कैच, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ये एक रेगुलर वर्ब नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम कैच के साथ ED लगा के उसको कैच्ड नहीं बना सकते. ही कैच्ड द बॉल गलत हो जाएगा. ही कैचेस द बॉल. और अगर हमें दूसरी या तीसरी फॉर्म यूज़ करनी है तो उसकी फॉर्म होगी कॉट, CAUGHT, कॉट. सो कैच और कॉट, कॉट. यहाँ पर रेगुलरिटी का जो पैटर्न था, जिसमें प्रेडिक्टेबल थी, बड़ी इजी चीज़ थी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ED लगा दी तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई, वो तो था एक रेगुलर पैटर्न. यहाँ पे वो पैटर्न अगर फॉलो नहीं हो रहा तो हम इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. ये तो हो गई एक्शन वर्ब की 2 टाइप्स. एक्शन वर्ब की कुछ और टाइप्स भी हैं. जैसे हमने अभी क्लॉजेस पढ़ी थी जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसी तरह एक्शन वर्ब में 2 मज़ीद टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. क्या फ़र्क है दोनों में? इनट्रांजिटिव will make sense without an object, but transitive only makes sense if it exerts action on an object. अभी भी अगर बात नहीं समझ आई, let's look at a few examples to make it more clear. For example, transitive verbs are those action verbs that have an object to receive that action. For example, I bake some cookies. I ride the bicycle. So, फर्स्ट सेंटेंस में कुकीज़ और सेकंड सेंटेंस में बाइसिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है. लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होगा कि आप अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाते तो भी वर्ब का मतलब समझ में आ रहा है, मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल दूसरी टाइप है हमारे पास वर्ब्स की, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब को आसान अल्फाज में आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो. हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? आपका जो मेन वर्ब है उसके बारे में डिटेल से बताता है, फंक्शनल या ग्रामेटिकल मीनिंग उसमें ऐड करता है और हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा. फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग. वर्क मेन वर्ब है, काम है, एक्शन है. ING साथ लगा दिया विच मीन्स वर्किंग अभी तक जारी है, कंटिन्यूस है, पास्ट प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है. तो हमें ये भी पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें हम ING लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. अब अगर मैं ये कहूँ आई वर्किंग, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब भी बता दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गए. इससे क्या फ़ायदा और इससे क्या नुकसान? फ़ायदा तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, मतलब तो किसी ना किसी तरह शायद कोई समझ लेगा, लेकिन नुकसान ये है कि A आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, B आप ग्रामेटिकली एक एरर कर रहे हो, और C आप जोड़ नहीं रहे सब्जेक्ट और मेन वर्ब को. मैं काम कर रहा,
क्लोजर नहीं है सेंटेंस में, कंप्लीट नहीं है, रीडर या लिसनर जो है वो मुंतज़िर रहेगा कि आगे भी बोलो, कर रहा क्या, मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रहा हूँ, या मैं काम कर रहा हूँगा, या मैं काम कर चुका हूँ, क्या कहना चाहते हो, बिकॉज ही नीड्स टू हैव द टाइम विंडो दैट यू आर यूजिंग फॉर द वर्क. तो मैं काम कर रहा हूँ, उसे क्या कहेंगे, आई एम वर्किंग, मैं अभी काम कर रहा हूँ. अब आपका मैसेज क्लियर है. इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मतलब समझा रहे हैं सेंटेंस में, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. आई हैव मेंशन्ड अ फ्यू ऑक्सिलरी वर्ब्स हियर. और ये कहाँ से निकलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन सब वर्ब्स की रूट एक ही है, और वो रूट है टू बी. टू बी, टू बी से ये सारे वर्ब्स निकलते हैं. is, am, are, was, were, will, shall, have, has, had, did, etc. etc. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आई विल इंट्रोड्यूस इन लेटर लेक्चर्स, कि ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लिखे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मॉडल वर्ब्स भी कहलाते हैं. मॉडल वर्ब्स क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं और क्यों ज़रूरी है यूज़ करना, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिफ़ाइन भी करेंगे, इन पे बात भी करेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंसेस? When we talk about present simple, it's really important for you to understand that 40% of English communication is in the present simple tense. So it is really important, and at the same time it's really easy to understand. So what do we have to do is, what we really need to learn is the elements, the essential components, or let's say the ingredients of how present simple tense is formed, what are the sentence structure, and how can we play around with it. Because most of the times we do mistake, we commit different mistakes in using the forms of verb. Why? Because it's a very important thing to note, and I'll discuss it later on in the later slide, which is when you're talking about a positive affirmative sentence, positive affirmative sentences, we do not talk about s or es in the positive sentence. All right, let's look at the ingredients. We're talking about SVO. As we discussed, any sentence is composed of three components, which is subject, verb, and object. Sometimes we need to support our main verb with the use of a helping verb. And when we talk about the subject, it also has a lot of different forms, which we will be discussing in detail. But for now, let's say we have 7 subjects here: I, you, we, and they, or he, she, it. Now we have to differentiate between the first, second, and third person, because we are going to use the verb and the main verb accordingly. Secondly, we have auxiliary verbs. I've mentioned the auxiliary verbs for the negative sentences, but please keep in mind that we do not have to use any helping verb in the positive sentences. How? Let's discuss that. For example, look at this box where I have mentioned 2 sentences each. For example, you speak English. It is a positive or affirmative sentence. You're giving out some information, you're making a general comment, you're talking about something just like that, maybe a general thing. In this, if you notice, I have used the subject you, and the verb is simple. No e, no ed, no second, third form. The first form of verb, you're using no s, no es with it. Why? Because I, we, they and you, जब इन सब्जेक्ट्स के साथ आपके पास वर्ब का फॉर्म आएगा कोई भी, उसमें आप फर्स्ट फॉर्म तो इसलिए यूज़ करें कि वो प्रेजेंट है और प्रेजेंट सिंपल है. ऐसी आइए उसमें नहीं लगेगा जब आप इन 4 सब्जेक्ट्स की बात करें जो मैंने लाइन से ऊपर लिखे हैं. आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, एंड दे स्पीक इंग्लिश. No s, no es, no changes in the verb.
just a simple plain first form. When we talk about the other three, which is he, she or it, इसमें जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें एस या ई एस यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ब. इसकी प्रैक्टिस हम PWs में करेंगे कि हम किस वर्ड के साथ या किस वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं, किस वर्ब के साथ ई एस लगा रहे हैं. लेकिन जब हम ही, शी और इट के, मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन या डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट, जिसमें आप एन के बाद वाला ओ हटाते हैं और उसकी जगह आप अपॉस्ट्रफी यानी ऊपर छोटा सा कॉमा लगा देते हैं. इस कॉमा का नाम है अपॉस्ट्रफी. ये अपॉस्ट्रफी शो करती है कि आपने वर्ड में से कोई एक दो लेटर्स निकाल के उसको शॉर्ट कर दिया. इस काम को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी उसको सुकड़ना, उसका छोटा हो जाना. बहुत इंपॉर्टेंट ब्लू बॉक्स, जिसका मतलब क्या है, थर्ड पर्सन वर्ब्स लगा रहे हैं. जब हम थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करें ही, शी, इट या कोई थर्ड पर्सन का नेम है, कोई नाउन या प्रोनाउन भी इवन यूज़ करें, तो उसमें फिर हम वर्ब में जो पॉजिटिव सेंटेंस में हम पैटर्न फॉलो करे थे, जिसमें हमने वर्ब में एस या ई एस लगाया था, नेगेटिव सेंटेंसेस में वो ख़त्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ही के साथ एक सेंटेंस बनाना है तो मैं कह रही हूँ ही गोज़ टू स्कूल, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें मैंने गोज़ के साथ ई एस लगा के वर्ब को चेंज किया. अगर यही बात मैंने नेगेटिविटी में करनी है तो मैं उसके साथ ही नॉट गोज़ टू स्कूल तो ऑब्वियसली नहीं लगाऊंगी. ही डोंट गो टू स्कूल भी नहीं लगाऊंगी. क्यों? बिकॉज हमारा रूल हमने ऊपर पढ़ लिया कि जब ही, शी, इट लग रहा है तो साथ डज नॉट आ रहा है. दो बातें तो फाइनल हो गई, ही डज नॉट. उसके बाद जब मैंने एस लगाया हुआ था पॉजिटिव सेंटेंस में स्पीक्स के साथ या गोज़ के साथ ई एस लगाया था, वो मैंने इसमें हटा दिया. क्यों हटा दिया? बिकॉज ये रूल है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ असलम गोज़ टू स्कूल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन असलम डजेंट गोज़ टू स्कूल, रॉन्ग. वाई इज़ इट रॉन्ग? बिकॉज जो ई एस हमने वर्ब के साथ लगाया था वो अब हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी आ गया, वो डज के साथ लगा हुआ है. तो आपको अब वर्ब को चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल प्लेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे. ही डजेंट गो टू स्कूल, Aisha doesn't go to school. He speak English, wrong. He speaks English, correct. इसी तरह he doesn't speaks English, wrong. He doesn't speak English. ये S और ES वाला जो सारा मामला है ये हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो यूज़ कर ही नहीं रहे, चाहे उस पर you speak English, I speak English, they speak English and we speak English. कब यूज़ करें? जब सब्जेक्ट हमारा बदल जाएगा. ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, इट स्पीक्स इंग्लिश. ऑफ कोर्स ये इट डजंट मेक सेंस, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल. और इसके बाद जब हम नाउन या प्रोनाउन भी कोई लगा दें, अगर प्रोनाउन तो हमने यूज़ कर लिए ही, शी, इट, अगर कोई नाउन लगा दिया, थर्ड पर्सन का कोई नाम लगा दिया, किसी फ्रेंड का नाम ले लें, हारिस स्पीक्स इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है. अगर मैं ये कहूँ कि हारिस डोंट स्पीक इंग्लिश, तो क्या सही है? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हम डोंट नहीं लगा रहे, हम उसके साथ डज नॉट लगाएंगे. हारिस डज नॉट स्पीक इंग्लिश. यही एग्जाम्पल मैंने नीचे भी लगाई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप उसके साथ नो तो ऐड नहीं करोगे. डज नॉट या डू नॉट आएगा. कैसे? आई नो लिव इन जापान, आपने ये कम्युनिकेट करना था कि मैं जापान में नहीं रहता, तो नो नहीं लगा रहे, आपने उसको बदल के डोंट किया. क्यों डोंट किया? डजेंट क्यों नहीं कर दिया? बिकॉज ऊपर मैंने क्या लिखा, आई, वी, दे और यू के साथ हमेशा डोंट आएगा. इसी तरह शी हैज़ अ कैट, शी हैज़ अ कैट, पॉजिटिव सेंटेंस है, इट्स गिविंग आउट सम इंफॉर्मेशन, इट्स मेकिंग कॉमेंट अबाउट समबडीज कैट. नेगेटिव सेंटेंस में शी के साथ हम हमेशा डज नॉट लगा रहे हैं, लेकिन डज नॉट के साथ फिर हैज़ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि डज नॉट में भी एस आ रहा है, हैज़ में भी एस आ रहा है, तो इसके साथ हैव आएगा. एक्चुअली रूल ये नहीं है कि उन दोनों में हैज़ आ रहा है तो एक एस, दोनों में एस आ रहा है तो एक एस ही रह सकता है. एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रूल. वो हम रूल क्या है एक्चुअली, वो हम जब हैज़ और हैव पढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस में तो हम उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन ये एक याद रखने का तरीका है
कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. अभी हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट प्रेजेंट सिंपल का बाकी है. हमने 3 सेंटेंसेस की टाइप्स हर टेंस में करनी है. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल में 3 सेंटेंसेस की टाइप्स और उनके साथ प्ले अराउंड करेंगे. उनके वर्ब्स और मेन वर्ब्स कैसे चेंज हो सकते हैं, किस तरह बदल सकते हैं, वो देखेंगे. लेकिन प्रेजेंट सिंपल में अभी हमने सिर्फ एट द मोमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस किए हैं. एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस टाइप जिसको आप क्वेश्चंस कहते हैं या इंटरोगेटिव्स कहते हैं, वो अभी बाकी है. वो इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया बिकॉज क्वेश्चंस में आगे 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और वो हम इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. एंड ट्रस्ट मी दैट्स सो इंटरेस्टिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं लोगों को पता होता कि क्वेश्चंस भी कितनी तरह से पूछे जा सकते हैं. तो वो हम इंशाल्लाह डिटेल में एग्जांपल्स के साथ, उनकी फॉर्मेशन के साथ, उनकी इंग्रेडिएंट्स के साथ डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स. वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल और ये जस्टिफिकेशन देने के लिए कि मैंने क्यों कहा कि 40% ऑफ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन जो हम इंग्लिश में कर रहे हैं दैट इज़ यूजिंग द प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो what's really important in the course is that you have to focus on mastering getting a command in using the present simple tense correctly. जहाँ पे यूज़ होना है प्रेजेंट सिंपल वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा. ऑल्दो कि ग्रामेटिकली उस वक्त वो ठीक है, लेकिन इन एनी कॉन्टेक्स्ट जब आप बात कर रहे हो तो दैट्स नॉट हाउ नेटिव अमेरिकन्स टॉक, दैट्स नॉट हाउ दे स्पीक अबाउट थिंग्स, दे राइट अबाउट थिंग्स. तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगी. उससे पता चलेगा कि आपने सीखने की कोशिश की है लेकिन सही सीखा नहीं है, या कोई सही बताने वाला नहीं था कि आपने जहाँ सिंपल टेंस यूज़ करना था आप वहाँ कंटिन्यूस कर रहे हो. ऑल्दो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन अगर उसमें कोई गलती निकालेगा तो फिर वो थोड़ी बुरी बात हो जाएगी. सो अभी के लिए वी आर फोकसिंग ऑन दीज 2 टाइप्स एंड वील बी डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज़ अराउंड दिस. So until the next lecture, enjoy this one and I hope and I wish कि आपने इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी. So until then, see you soon.